आज की कहानी उस भावना की है जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यह कहानी है नेशनलिज्म इन इंडिया की। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे भारत में राष्ट्रवाद विकसित हुआ, कैसे करोड़ों लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, कैसे भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया। 1914 में यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। यह इतिहास के सबसे बड़े विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। युद्ध के दौरान सरकार को बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी। लाखों भारतीय सैनिकों को यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में भेजा गया। युद्ध का खर्च पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। इनकम टैक्स लगाया गया। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई। कई क्षेत्रों में फसलें खराब हो गईं। उसके साथ इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी। इसी समय भारत के राजनीति में एक नेता का उदय हुआ, महात्मा गांधी। गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने एक नई पद्धति विकसित की थी, सत्याग्रह। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने तुरंत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने पहले गांवों की यात्रा की, लोगों की समस्याएं सुनी। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ। चंपारण के किसान को मजबूर किया जाता था कि वे अपने जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करें। इस व्यवस्था को तिनकठिया सिस्टम कहा जाता था। जब गांधी जी को इस समस्या की जानकारी मिली तो वे चंपारण पहुंचे। उन्होंने किसानों की शिकायतें सुनी एवं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। किसान को राहत मिली। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। चंपारण की सत्याग्रह के बाद गांधी जी गुजरात के खेड़ा जिले पहुंचे। फसलें खराब होने के कारण किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनसे पूरा लगान वसूलना चाहती थी। गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों को राहत मिली। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का भी नेतृत्व किया। मजदूर वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जा रही थी। गांधी जी के प्रयासों के द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। द रॉलेट एक्ट 1919। अब तक गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुके थे। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। अखबारों और सार्वजनिक सभाओं पर नियंत्रण लगाया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को देश के अनेक शहरों में हड़तालें हुई। अमृतसर के दो लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। 13 अप्रैल 1919 पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी था। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित सभा में शामिल होने आए थे। उसी समय ब्रिटिश अधिकारी रेजिनल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुएं में कूदने लगे। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। जलियांवाला बाग की घटना के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि नागरिक प्रशासन की जगह सेना शासन संभालती है। ब्रिटिश शासन का दमन और भी बढ़ गया।
पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की की हार हो गई। तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान खलीफा मानते थे। युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की पर कठोर शर्तें लागू कर दी। भारत के मुसलमान इससे नाराज थे। भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का अवसर है। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन एक दूसरे के करीब आए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉबर्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत इशू, इन सभी घटनाओं ने लोगों को निराश कर दिया। गांधी जी ने कहा कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ जाएगी। यही से जन्म हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1920 में इसे अंतिम स्वीकृति मिली। इसमें लोगों से कहा गया कि वे फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, खादी का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। देश भर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। लोग भारतीय वस्तुएं खरीदने लगे। गांधी जी ने खादी को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया। उन्होंने लोगों से स्वयं सूत काटने और खादी पहनने की अपील की। चरखा आत्मनिर्भर और स्वदेशी का प्रतीक बना। असहयोग आंदोलन को शुरुआत में शहरों के मध्यम वर्ग का समर्थन मिला। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं शहरों से अलग थी। किसान भारी लगान और जमींदारों के अत्याचारों से परेशान थे। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपनी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा। अवध के क्षेत्र में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। ऊंचा लगान देना पड़ता था। किसानों में असंतोष फैल रहा था। अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र मूल रूप से फिजी में मजदूर रह चुके थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। भारत के कई वन क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते थे। जीवन जंगलों पर निर्भर था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नए फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिए। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों का नेतृत्व अलूरी सीतारामा राजू कर रहे थे। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया एवं ब्रिटिश शासन का विरोध किया। असम में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत कठिन थी। उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी। वे उस घटना पर आते हैं जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। 5 फरवरी 1922, स्थान चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश। यहाँ किसान और आंदोलनकारी एक प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने गोली चला दी। भीड़ गुस्से में आ गई। पुलिस स्टेशन को घेर लिया और आग लगा दिया गया। इस घटना में कई पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। साइमन कमीशन 1928, साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का अध्यक्ष था जॉन साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग 1928 में भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीयों को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब भारतीय नेताओं को महसूस होने लगा कि केवल संवैधानिक सुधारों से काम नहीं चलेगा। देश को पूर्ण स्वराज की आवश्यकता है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सॉल्ट सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण स्थापित कर रखा था।
लोगों को नमक खरीदने पर भी टैक्स देना पड़ता था। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को चुनौती देने का निर्णय लिया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा अलग था। इसमें लोग कानून तोड़कर उसका विरोध कर रहे थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उनके साथ 78 स्वयंसेवक थे। यह यात्रा लगभग 240 मील लंबी थी। 24 दिनों में यात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर नमक उठाया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। दांडी मार्च के बाद आंदोलन तेजी से फैलने लगा। इस आंदोलन में किसान, व्यापारी वर्ग, महिलाएं सबने हिस्सा लिया। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बातचीत के लिए तैयार हो गई। मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार कांग्रेस ने आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी लंदन गए। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, लेकिन सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। राष्ट्रीयता केवल राजनीतिक आंदोलनों से नहीं फैलती है। कई बार चित्र, प्रतीक और भावनाएं लोगों को अधिक प्रभावित करती है। इसी कारण राष्ट्रवादी नेताओं ने ऐसे प्रतीकों का उपयोग किया जो लोगों को एकजुट कर सके। भारत माता। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत माता की छवि राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया। इस चित्र में भारत माता को एक साध्वी के रूप में दिखाया गया था। उनके 4 हाथ थे। उनके हाथों में पुस्तक, माला, वस्त्र, अनाज दिखाया गया। भारत माता राष्ट्र की प्रतीक बन गई। इस प्रतीक ने लोगों के बीच भावनात्मक एकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना। 1906 में कलकत्ता में पहला राष्ट्रवादी झंडा फहराया गया। गांधी जी ने चरखे वाले झंडे को लोकप्रिय बनाया। झंडा लोगों को एक साझा उद्देश्य की याद दिलाता था। राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के गौरवशाली अतीत पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि भारत में भी कभी समृद्धि और शक्ति थी। ब्रिटिश अधिकारी अक्सर दावा करते थे कि भारतीय पिछड़े हुए हैं, उन्हें शासन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि भारत में विज्ञान का विकास हुआ था, गणित में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था, कला और साहित्य में भी समृद्ध थे। कंक्लूजन। हालांकि राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो रही थी, लेकिन हमेशा सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं थी। भारत एक विविध समाज था, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के सामने चुनौती यह थी कि सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चले। इस चैप्टर में हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद एक दिन में विकसित नहीं हुआ। यह लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, लेकिन यही भावना आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शक्ति बनी।